આગળ વધીએ અને વધુ વાતચીત કરીએ આપણી સાથે કેપ્રી ગ્લોબલ कैपिटलના मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा जोड़ाई रहा है। सर जी गुड आफ्टरनून और पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस वगैरह में हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, उसके ऊपर ही आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सेफ हेवन डिमांड अचानक से बढ़ गया और इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रैक्शन बता रही है और जब भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके और से भी एक रिएक्शन लेना जरूरी बन जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है हमारा। तो चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं सर। जी नमस्कार, आप बताइए आपका सवाल क्या है। जी तो सबसे पहले तो गोल्ड प्राइसेस के ऊपर ही मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे माहौल में जब सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोन में भी एक अट्रैक्शन बनता है। तो चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो सिचुएशन अभी बन रहा है फिलहाल गोल्ड प्राइसेस के ऊपर, और उसके बाद हम आगे की चर्चा करें सर। तो जब भी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, इंटरेस्ट रेट मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, गोल्ड लोन की प्राइस हमने बढ़ती हुई देखी है। और जहां तक हम गोल्ड लोन लैंडिंग की बात करें तो गोल्ड लोन लैंडिंग में जो मार्केट प्राइस बढ़ती है, इन्वेस्टर जो है या गोल्ड होल्डर है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसको लीवरेज कर पाता है। तो ओवरऑल उस एंगल से देखा जाए तो वो गोल्ड लोन के बिजनेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि कस्टमर फिर टॉप अप लोन ले सकता है उसके ऊपर में। और हमने देखा है गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 10-15 साल में स्टेबल रहता है और फिर बढ़ता है। तो ये एप्रिसिएशन जो है लोगों को एक सेफर एसेट क्लास का भी एक इसमें एंगल आता है, जहां पे लोग प्रेफर करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। और अभी का जो राइज हुआ है मार्केट में, हमने देखा है जब जब अनसर्टेनिटी होती है गोल्ड लोन की प्राइस जो है अपने आप को काफी स्ट्रेंथन होता है और रोबस्ट एसेट क्लास है ये। डेफिनेटली सर। अच्छा, मैं ये एंगल भी थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि जैसे हमने बात की अभी कि प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, भारत में लोन की डिमांड जो है वो कम नहीं हुई है। हम ग्लोबली देख रहे हैं बहुत सारी सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, लोग डिपॉजिट निकाल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो भारत में लोन का डिमांड है उसके ऊपर भी थोड़ा सा एंगल में आपके साथ बात करना चाहूंगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजों में भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे माहौल में आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज्यादा ट्रैक्शन इसलिए भी आता होगा क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा क्रेडिट मिल नहीं पाता है ज्यादातर, और ये ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे माहौल में आप कैसे देख रहे हैं ये जो नए लोन वगैरह का डिमांड है, किस प्रकार का ट्रैक्शन आप यहां पर अभी फिलहाल देख रहे हैं सर? तो जो डिमांड है, देखिए इंडिया को स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आता है जब ग्लोबली कोई भी इवेंट होती है, लेकिन उससे हमारी जो कंजम्पशन है और कंट्री का जो डिमांड है रूरल सेक्टर का, सेमी अर्बन सेक्टर का, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जो आपने कहा लोन की डिमांड इंटैक्ट है, बिल्कुल सही कहा आपने। लोन के अंदर में आप देखिए सारे एनबीएफसी, सारी होम फाइनेंस कंपनियां, बैंक का ग्रोथ अच्छा आ रहा है और सबकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो राइजिंग ट्रेंड पे है। तो हमारा जो ये इकोनॉमी का ट्रेंड है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है और एमएसएमई, होम लोन, गोल्ड लोन सभी के अंदर में ग्रोथ आ रही है। तो ये इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंजम्पशन ट्रेंड बढ़ रहा है, इनकम लेवल लोगों के इंप्रूव हो रहे हैं। तो हमें ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि ग्लोबल इक्विटी ट्रेंड में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, बिकॉज बहुत सारे ग्लोबल बैंक थोड़ा अनस्टेबल हुए हैं। वहां पे उन्होंने जो प्राइस पे लैंड किया है, जो प्राइस पे बोरो किया है और इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, उसका उनको एक क्रेडिट इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बैंकिंग सिस्टम काफी कंजर्वेटिव है, काफी सॉलिड है। तो हमें लगता नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई डिमांड में कोई कमी लोन में दिखेगी या सप्लाई साइड में कोई भी बैंकिंग साइड से हमें कोई टाइटनेस लगेगी। इंटरेस्ट रेट टाइट हुई है, थोड़ा सा बड़ी है और हो सकता है वो ट्रेंड थोड़े दिनों के लिए जारी रहे। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब हम देख रहे हैं होम लोन में आप टिकट साइज को बढ़ाने के एफर्ट्स में आ गए हैं और अभी फिलहाल जो लिक्विडिटी हम देख रहे हैं मार्केट में, ज्यादातर लोग जो लोन लेना चाह रहे हैं उनको आपकी ओर से डिस्बर्सल्स भी हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं नए डिस्बर्सल्स भी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एफर्ट्स आपके रहेंगे टिकट साइज को और आगे बढ़ाने की? ऑब्वियसली एक ब्रांड अवेयरनेस और उसके आगे आपकी जो स्ट्रेटेजीज वगैरह तो होती ही हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम समझ पाए तो टिकट साइज को बढ़ाने के लिए और क्या एफर्ट्स आपकी ओर से अब देखने मिलेंगे राजेश जी?
देखिए, आपको यदि अपने टिकट साइज बढ़ानी है तो आपको कस्टमर सेगमेंट नया तरह का टारगेट करना होगा। आप अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, पर्टिकुलर हर एरिया की एक टिकट साइज है, लेकिन जब आप ये चाहेंगे कि आप 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए लोन की बजाय आप 50 लाख रुपए लोन की टिकट साइज में जाएं, तो आपको हो सकता है फॉर्मल सेगमेंट में जाना पड़े, उसके डायनेमिक्स अलग है, इंटरेस्ट रेट अलग है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो बड़ी हैं, जिनकी कॉस्ट ऑफ फंड नीचे है, वो सेगमेंट में जा सकती है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की कंपनियां हैं जो उनको, तो वहां पर उनकी कॉस्ट ऑफ फंड भी ऊपर होती है, तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट करना होता है कि उनकी एवरेज यील्ड 11.5-12% आए। तो जब 11.5-12% का कस्टमर आपको टारगेट करना है तो उसका सेगमेंट अलग होगा। तो ये तो हर एक हाउसिंग फाइनेंस की अपनी स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। ठीक है सर, हमने हाउसिंग की बात की, अब मैं थोड़ा सा हमारा जो सबसे बड़ा चंक है एमएसएमई का वो भी समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया और बाकी सारी सिचुएशन इतनी अच्छे से डेवलप हो रही है, और मैं तो जब गुजरात की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली हमारे यहां तो कल्चर ही पूरा बिजनेस का है, और ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली लोन पोर्टफोलियो में आप देख रहे हैं काफी अच्छा चंक भी है हमारा। कैसा सिनेरियो देखने मिल रहा है अभी फिलहाल एमएसएमई में? नया पैसा उठाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, और कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी फिलहाल? देखिए, हमने एज फार एज कैपिटल की बात करें तो हमने पिछले साल भी करीबन 40% ग्रोथ किया था, और इस साल भी हम 40% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल कंपनी लेवल पे कर पाएंगे। और एमएसएमई में डिमांड जो है वो इंटैक्ट है। एमएसएमई में जो इनफॉर्मल सेगमेंट है, जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल एक कैटेगरी है, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जिनके पास में अपने ऑर्गेनाइज तरह से उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं होते हैं, पर उनका बिजनेस का कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, ये लोगों को बैंकों से लोन आसानी से नहीं मिल पाता है, और जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि बस पेपर वर्क नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में ग्रोथ भी है। तो यदि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जो कि हमारी कर रही है, तो हमने देखा कि एमएसएमई में डिमांड बहुत है, सेमी अर्बन और अर्बन में। और आप देखिए, जब इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होती है, तो एमएसएमई सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है मेजॉरिटी, उसको काफी ऑर्डर्स मिलते हैं। जब उसको ऑर्डर मिलते हैं, काम उसको जब मिलता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल की और एक्सपांशन की जरूरत होती है, और उसको लोन चाहिएता होता है। तो हमने देखा है कि सारी की सारी कंपनियां जो एमएसएमई पे फोकस्ड है, खास करके 50 लाख से नीचे की टिकट साइज पे फोकस्ड है, वहां पे आपको काफी हेल्दी ग्रोथ दिखाई देगी। और हमारी कंपनी भी, हमने कहा जैसे पिछले साल 40% हुआ था, हमें लगता है इस साल भी हम बढ़े हुए बेस पे भी 40% की ग्रोथ कर पाए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है ये सारे सिचुएशन पर। आपने इससे पहले जो बात की थी, इसमें टेक्नोलॉजी पे फोकस का एक थोड़ा सा जोर दिया था, तो इसके बारे में समझाइए किस प्रकार हम यहाँ पे आगे बढ़े हैं। एसेट क्वालिटी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए भी आपने बताया था, तो ये थोड़ा सा बताइए कैसे स्टेप लिया है आपने? तो हमने टेक्नोलॉजी टीम में इन हाउस टेक सेंटर बनाया है गुड़गांव में। करीबन 100 लोग हो गए हम हमारे पास में। हमारे पास एक डेटा साइंस की टीम है जिसमें करीबन 15 लोग हैं। ये लोग कंपनी को ये जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ इन हाउस डेवलपमेंट होता है, कुछ बाहर के वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट होकर होता है। नया लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, लोन ओरिजिन सिस्टम है, और डेटा साइंस टीम है जो डेटा लेके पिन पॉइंटेड डिसीजन बताती है कि आपको पॉलिसी में क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ज्योग्राफी में डिलिंक्वेंसी अच्छी है, कहां कलेक्शन अच्छा है, कहां पे यील्ड अच्छा है और क्यों करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल और जो एमआईएस रिपोर्ट का ऑटो जनरेशन है उस पर काम करते हैं। तो उससे ओवरऑल डिसीजन मेकिंग और हमारी जो टर्न अराउंड टाइम है वो इंप्रूव होता है। तो टेक्नोलॉजी का काफी डेवलपमेंट है, काफी चल रहा है। एक ऑनगोइंग चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कर ली अब आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ऑनगोइंग चीज है और ये निरंतर बेसिस पे चलती रहती है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरी ओर से आपको रहेगा कि जिस प्रकार का इंटरेस्ट रेट अपसाइकल का सिनेरियो है अभी फिलहाल, बहुत जल्द तो अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का रुकना दिख नहीं रहा है। अभी भी एक दो और हमें देखने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप अभी इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो, और क्या मार्जिन के साथ हम आगे बढ़ेंगे अभी फिलहाल? इंटरेस्ट रेट बढ़ी है और आप हर बार अपनी पूरी इंटरेस्ट रेट पास ऑन भी नहीं कर पाते हो, तो सभी को प्रेशर है, सभी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर है। जो नई लैंडिंग है वो तो आप कर पाते हो, पर आपकी रेट तो पुराने वाले पोर्टफोलियो पे बढ़ जाती है। तो जहां पे आप फ्लोटिंग है वहां पूरा पास ऑन कर देते हो, जहां पे फिक्स सेमी फिक्स्ड है वहां नहीं कर पाते हो। और कभी कभी आपकी जितनी रेट बढ़ती है, यदि आपको वॉल्यूम ग्रोथ करनी है
तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट पास ऑन नहीं करते हुए तो ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हो जाती है। तो एक बैलेंस रखते हुए सभी कंपनियां जो है इस पे फोकस करेंगी। हमें लगता है कि हमें जो है जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है वो हम नई लैंडिंग में पास ऑन कर पा रहे हैं, पुरानी में हमारी पार्टली पास ऑन हुई है। तो मिक्स है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, बट हाँ ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूड है। डेफिनेटली मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े और सारी बातचीत की, शुक्रिया सर। तो આપણે વાત કરીએ કેપ્રી ગ્લોબલના ખાસ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર રાજેશ શર્મા માફ કરશો આપણી સાથે જોડાયા હતા અને જે પ્રકારે મુદ્દો બની રહ્યો છે અહીંયાથી ખાસ ગોલ્ડ પ્રાઇસીસ સાથે બધી પરિસ્થિતિઓ પ્લસ એમની જે લોન પોર્ટફોલિયોઝ છે આ બધાની પણ આપણે ચર્ચા કરી। સ્ટોકમાં ડેફિનેટલી અત્યારે ઇમ્પેક્ટ 6-6.5% આસપાસ થોડી અસર જરૂર છે, તેમ છતાં પણ બાકી બધી ચર્ચાઓ પર આપણે ચર્ચા કરી। સમય થયો છે હવે એક બ્રેક લેવાનો, બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર જોડાશે। આ સેગમેન્ટ સમજવાની કોશિશ કરીશું। આપનું સ્વાગત છે। પહેલા તો માર્કેટ જોઈ લો તમે, થોડું શોર્ટ કવરિંગ આવ્યું છે, પર્ટિક્યુલરલી તમને બેંક નિફ્ટીમાં વધારે સરસ મોમેન્ટમ હતો જોવા મળશે અને નવા ઉચ્ચતમ સરો દિવસના બનતા અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે 39,704ના, એટલે ડેફિનેટલી એક સારું મોમેન્ટમ તમને અને હજુ પણ દિવસના ઉચ્ચતમ સરોની નજીક છે, એટલે પર્ટિક્યુલરલી બેંક નિફ્ટી વધારે સરસ અગ્રેસિવ થતું જોવા મળી રહ્યું છે। નિફ્ટીમાં દિવસની શરૂઆતમાં આપણે થોડું શોર્ટ કવરિંગ જોવું હતું, ઉચ્ચતમ સરો અત્યારે 17,086 બન્યા છે અને ડેઝ હાઈને નજીક ફરી એકવાર નિફ્ટી આગળ વધવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે, તો ઓવરઓલ મૂડ માહોલ પોઝિટિવ। બ્રેક પહેલા આપણે વાત કરી કેપ્રી ગ્લોબલ કેપિટલના મેનેજમેન્ટ સાથે વધુ હવે સમજવાની કોશિશ કરીએ। માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ફોન લાઈન પર। જગદીશજી ગુડ આફ્ટરનૂન। સૌથી પહેલા તો ખાસ કેપ્રી ગ્લોબલ જે સોનાના ભાવો છે તેને લઈને જ અમે હમણાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી। સોનાના ભાવ ખાસા એવા વધી રહ્યા છે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં સ્વાભાવિક કંપનીના પોર્ટફોલિયોને અસર પડે, કેમ કે ગોલ્ડ લોન લગભગ 20% આસપાસ છે તેમના ટોટલ પોર્ટફોલિયોમાંથી। કઈ રીતે જુઓ છો આ સ્થિતિને? ગુડ આફ્ટરનૂન યશ। બેઝિકલી આ કંપની આમ તો એક માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપની જેવી છે, તમે એને ચોક્કસ કરી શકો, અને નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપની છે। અને એનું જે પ્રિડોમિનેટલી એનું જે ફોકસિંગ જે છે એ એકચ્યુઅલી એસેટ ફાઇનાન્સિંગ અને લેન્ડિંગ બિઝનેસ પર છે। અને તમે કંપનીનો ઓવરઓલ પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ પણ તમે જુઓ તો તે છે ક્રેડિટ સિન્ડિકેશન છે કે બેલેન્સ શીટ ફંડિંગ પર અને ડેટ કેપિટલ માર્કેટની અંદર એડવાઇઝરી સર્વિસ પણ આ કંપની પ્રોવાઈડ કરે છે। સાથે સાથે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ તરીકે અને કંપની એડવાઇઝર તરીકે પણ ઓપરેટ કરે છે, એટલે મલ્ટીફેસિલિટેડ કંપની એ ચોક્કસ કહેવાય। લગભગ 35 કરોડની એની ઇક્વિટી કેપિટલ છે, એટલે આમ કંપની કેપિટલ સાઇઝ તો બહુ નાની છે। છેલ્લા 3 ક્વાર્ટરના તમે પરિણામ જોશો તો કંપનીનું સેલ્સમાં વધારો ચોક્કસ થયો છે, પણ પ્રોફિટેબિલિટી પર ચોક્કસ અસર પડી છે। અને અત્યારે તમે ડિસ્કસ કરતા એ પ્રમાણે જે રીતે વ્યાજના દરો વધ્યા છે એનાથી એક નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ આ કંપની પર ચોક્કસ આવે છે। લગભગ 74-75% જેટલું હોલ્ડિંગ તો આ કંપનીના પ્રમોટર પાસે છે, 14-15% જેટલું હોલ્ડિંગ છે આપણા પબ્લિક પાસે, અને બાકીનું એફઆઈઝ અને ડીઆઈઝનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમાં બહુ ઓછું છે। ઓવરઓલ તમે આ કંપની જો તમે સરખામણી એના પીએસ સાથે કરો તો મને એવું લાગે છે કે આ કંપની થોડી ઘણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝથી બીજી કંપનીઓની કમ્પેરિઝનમાં તમે પીએસ એના જેટલા બી બધા પીએસની તમે સરખામણી કરતા હો તો મને એવું લાગે છે કે આ કંપનીમાં જે બી કેપિટલ છે, બજાજ ફિનાન્સ છે, બજાજ ફિન્સર્વ છે, એ કંપની કરતા આ કંપની એટલી બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે મને પ્રોસ્પેક્ટિવ નથી દેખાતી। ભાવ પણ અત્યારે તમે જુઓ તો ખાસ એવો એનો ઘટેલો છે અને એટલા દિવસમાં કંપનીએ નેગેટિવ રિટર્ન જ આપ્યું છે। જો કે એમાં કઈ શંકા નથી, કારણ કે મોટાભાગની ફાઇનાન્સ કંપનીની આ જ પરિસ્થિતિ છે, પણ મોંઘી છે કંપની, એ પણ મને આ ભાવે પણ થોડી મોંઘી લાગે છે। ભાવ લગભગ 582-83 છે, ઓલ ટાઈમ હાઈ તો લગભગ 800 ક્રોસ કરી ગયો હતો એકવાર સમવેર એક મંથ ઓફ એપ્રિલ 2022માં, અને પછી કન્સિસ્ટન્ટલી એ નીચે ગયો અને રાઇટ ઇસ્યુ પણ રિસન્ટલી મને એવું લાગે છે કે ફેબ્રુઆરીમાં આવ્યો હતો એનો। અને આ બધાની જે પરિસ્થિતિ જોતા મને એવું લાગે છે કે હજી પણ ઘટાડો ચોક્કસ એ 540 કે 42માં જે 52 વીક લો છે ત્યાં સુધી જો માર્કેટ કન્ડિશન ન સુધરે તો જઈ શકે, અને વ્યાજના દરો વધે તો પણ જઈ શકે। એટલે એ કદાચ 530-35ની આસપાસ આવે તો મને એવું લાગે છે કે ઇટ વિલ બી અ ગુડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર લોંગ ટર્મ। પણ શોર્ટ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી મને આ કંપનીમાં અત્યારે એના છેલ્લા 2 ક્વાર્ટરના પરિણામ જોતા અને કંપનીની સાઇઝ જોતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું અત્યારે આ ભાવે કદાચ મારો ઓપિનિયન એ બાબતમાં નકારાત્મક હોઈ શકે। બિલકુલ, તો આવી પરિસ્થિતિમાં થોડું હજુ પણ પોઝિટિવ વ્યૂ નથી કંપની પર, ધ્યાન રાખીશું। જગદીશજી આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને એક ક્વિક અપડેટ માટે થઈને। થેન્ક યુ સર। તો
તો આપણે વાત કરી કેપ્રી ગ્લોબલ માટે થઈને માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર જોડાયા હતા અને વેલ્યુએશનની દ્રષ્ટિએ થોડું મોંઘી લાગી રહી છે કંપની, એટલે બીજા બધા પિયર્સ કરતા જે આ કંપનીમાં રોકાણ ન કરવા માટેની સલાહ બને છે, પણ સામે બીજી બધી કંપનીઓની જે કમ્પેરિઝન કરી તેના પર પણ ફોકસ ખાસું એવું છે, તો આને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. માર્કેટ પર નજર કરો, કેમ કે મેક ઓર બ્રેક સિચ્યુએશનમાં છીએ આપણે. અહીંયાથી આગળ જો હવે દિવસના ઉચ્ચતમ સ્તરો બ્રેક કરીને આગળ વધીએ છીએ તો ઓબ્વિયસલી તમને નવા શોર્ટ કવરિંગની પરિસ્થિતિ બનતી જોવા મળે, જે 39,500 અને 17,000ના કોલ રાઇટર્સ છે તે બંને પછી ટ્રેપ થતા જોવા મળે. ઓલરેડી દિવસભર 17,000ના કોલ રાઇટર્સ તો ટ્રેપ છે, 39,500ના કોલ રાઇટર્સે બહુ બધા એફર્ટ્સ કર્યા, ત્યાંથી નીચે પણ ગયા. આપણે તમે જુઓ ડેઝ લો 39,366નો છે, પણ ત્યાંથી પછી વારંવાર ફરી એકવાર 39,500 3 અટેમ્પ્ટ બેંક નિફ્ટીએ કર્યા છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં ફર્ધર પોસિબલ શોર્ટ કવરિંગ જે છે તે હવે અહીંયાથી શું આવે છે તેના પર આપણે સૌ કોઈ નજર રહેશે. લગભગ રેન્જ બાઉન્ડ હતા આપણે એના, હમણાં હવે જે દિવસના નવા ઉચ્ચતમ સ્તરો બનાવ્યા છે તેના કારણે તેને માર્કેટમાં થોડું પોઝિટિવ એક્શન તમને આપતું જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ બધા સંકેતોને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું. તો આશરે જ આ શોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશના આપશે રજા. આગળ મારા સહયોગી પ્રીતિ લઈને આવી રહ્યા છે બજાર એટ 1. આપ જોતા રહો CNBC બજાર.